सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस करा रहा हूं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हो, आरओ हो या यूपीपीसीएस हो, जहां भी इवन जिस भी जगह पे आप हिस्ट्री का क्वेश्चन देखें तो एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सॉल्व करने में थोड़ा सा क्रिटिकल हैं, थोड़े से जो है पजल्ड होते हैं, क्योंकि पुराने नाम हैं, है ना। और काफ़ी डेप्थ भी होती है, एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस की डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे राजा हैं जिन्होंने इस पे काम किया, कुछ ऐसी भी हिस्ट्री है जिनका एविडेंस ही नहीं है। तो एंशियंट हिस्ट्री थोड़ी सी कही जाती है कि टफ मानी ही जाती है। सबसे पहले हम उसी पे काम कर रहे हैं और ये जो हमारी सीरीज़ है, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पर अब पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। एक तरफ पुरातात्विक स्थल है, दूसरी तरफ राज्य है और उसके विवरण है, यानी तीन तरह के जो है यहाँ पर इन्होंने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रकेड़ ओडिशा में है क्या? इनाम गांव कहाँ पर है? मंगड़ू कहाँ पे है? सालीहुंडम कहाँ पे है ना। तो ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। इसमें जो है सही सुमेलित 2 और 3 है, यानी इनाम गांव बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में है, ताम्रपाषाण स्थल है ये, ठीक है। जो मंगुड़ है वो केरल में है, ये महापाषाण स्थल है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और देखें तो हमारा जो पहला है चंद्रकेतुगढ़ जो है वो पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। और ये नदी मार्गों के पास अपने रणनीतिक स्थान के कारण एक व्यापारिक केंद्र है जो इस क्षेत्र को भारत के अन्य हिस्सों और संभावित रूप से दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। पश्चिम बंगाल का चंद्रकेड़, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये आपका जो चौथा नंबर का है सालीहुंडम। सालीहुंडम आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। ये एक प्राचीन बौद्ध बस्ती का पता लगाने वाले पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से पता चलता है। तो ये क्या है? बेसिकली ये बौद्ध बस्ती है एक, ना कि एक शैलकृत गुफा मंदिर है, ये एक बौद्ध बस्ती है। अब सोचिए, अगर आपको आंध्र प्रदेश पता है, ठीक है, तो आप सोचेंगे ये राइट होगा, लेकिन यहाँ पर विवरण में इन्होंने दे दिया है कि शैलकृत गुफा मंदिर, जबकि शैलकृत गुफा मंदिर नहीं होगा, ये एक बौद्ध बस्ती है सालीहुंडम। क्लियर? चलो आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा। धौलावीरा एक ऐसी साइट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही उन्नत, बहुत ही अर्बनाइज्ड था ये। इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। ये बांधों की एक श्रृंखला बनाकर और जुड़े जलाशयों में पानी को चैनलाइज करके जल संचयन और प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के प्रसिद्ध है। धौलावीरा के प्राचीन शहर में योजनाकारों ने पानी के प्रबंधन के लिए नालियों, बांधों और टैंकों की एक अद्भुत प्रणाली की अवधारणा की थी। पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया और हर तरह से जो है उन पर विचार किया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा जो साइट है। क्लियर? कालीबंगा आपका चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आप जानते ही हैं। आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोहगौरा। सोहगौरा जो है आपका जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगौरा ये गोरखपुर जिले, उत्तर प्रदेश, भारत में गोरखपुर से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में राप्ती नदी के तट पर स्थित एक गांव है। ये ब्राह्मी लिपि में प्राकृत में लिखे गए भारतीय ताम्रपत्र शिलालेख के लिए जाना जाता है। तो जो सोहगौरा है वो कहाँ पर है? आपका गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में लगता है आपका। क्लियर? 2019 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषताएं हैं? कौन सी विशेषताएं हैं? तो चौथा प्रश्न आपका बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल 2। वे नर और नारी दोनों देवताओं की पूजा करते थे। निम्नलिखित में से कौन सिंधु के लोगों की विशेषताएं हैं? तो देवी यानी नर और नारी दोनों देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है।
भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, वी ऑल नो दैट। अर्बनाइज सभ्यता थी ये पश्चिम दक्षिण एशिया में लगभग 2500 ईसा पूर्व ये मानी जाती है। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर ये स्लो लग रहा है, अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ तो इसको 1.5x पे आप लगा के देखें, आपका टाइम बचेगा। क्लियर? तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, आगे चले हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल सही है, धार्मिक तत्व जो है उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। क्लियर? उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यानी दोनों ऑप्शन सही है आपके, 1 और 2 आपका दोनों सही है। क्लियर? आगे चलते हम लोग। अब हम लोग आ जाते हैं आपके वैदिक एंड लेटर वैदिक एज में। हम लोग किस में आ जाते हैं? वैदिक एंड लेटर वैदिक एज में। क्लियर? पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है। उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल 2। यानी जो उपनिषद हैं उनकी रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। 18 पुराण है। कभी कभी पूछ लिया जाता है पुराण कितने हैं? 18 पुराण। वेद आपके कितने हैं? 4 वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद है। क्लियर? अब अगर इस पर थोड़ा सा बात करें तो उपनिषद जो है में कई ऐसे दृष्टांत और कहानियां हैं जिनका उपयोग दार्शनिक अवधारणाओं और शिक्षाओं को समझाने के लिए किया जाता है। भारतीय धार्मिक इतिहास में दर्शन और रहस्यवाद की शुरुआत उपनिषद के संकलन के दौरान हुई, जो लगभग 7वीं और 5वीं ईसा पूर्व के बीच में है। सोचो, 7वीं और 5वीं ईसा पूर्व में उपनिषदों की रचना हो गई, जो दर्शन शास्त्र के बारे में है ना, दार्शनिकता को और रहस्यवाद को जो है प्रकट करते हैं। क्लियर? यानी जो पुराण आए हैं वो उपनिषद के बाद आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक, आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। यानी ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। सही है। फिर उसके बाद में तीसरा, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था। बिल्कुल सही है। जबकि सिंधु घाटी के लोगों ने इस जानवर के बारे में जानकारी होने का कहीं कोई साक्ष्य नहीं। कुछ ऐसी भी वो मिल रही हैं साइट्स जहाँ पर घोड़े के साक्ष्य भी मिल रहे हैं, लेकिन व्यापक इस्तेमाल में घोड़े नहीं जो है पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि ये लड़ाकू लोग नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। क्लियर? तो 1 और 3 सही है। दूसरे अगर ऑप्शन को हम देखें तो दूसरा, ऋग्वैदिक काल में इंडो आर्यन द्वारा जिन धातुओं का उपयोग किया वह सोना और ताम्र या कांस्य थी, लेकिन यजुर्वेद और ये अथर्ववेद के समय में इन धातुओं को चांदी और लोहे द्वारा पूरक किया गया था। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मागध। मागध का काम होता था इनको कंठस्थ करना। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? आपके पास में 4 विकल्प हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। यानी जो आर्यंस थे वो पहले प्रकृति पूजक थे, यज्ञ वगैरह वो लोग, अनुष्ठान वगैरह वो लोग करते थे, और गाय इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र और प्रमुख थी। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपको इसका राइट आंसर बताना है 5वें का। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों।
धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान है जो स्पृष्ट और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी नाट्यकार भास की रचना है? भास जो है उनकी रचना को आपको बताना है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग जो है ये भास की रचना है। क्लियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक संस्कृत नाटक है जिसका श्रेय भास को दिया जाता है। ये नाटक महाभारत के कई पात्रों के इर्द गिर्द घूमता है जो भीम और उनके बड़े बेटे जो है भीम और उनके बेटे घटोत्कच से जुड़े एक प्रकरण पर केंद्रित है। जो घटोत्कच है दूतवाक्य बालचरित और चारुदत्त है ना, जो धृत घटोत्कच है ये जो है ये इसके लिए भी ये लेखक माने जाते हैं। मतलब दूतवाक्य बालचरित और चारुदत्त, ठीक है, इसके भी लेखक ही माने जाते हैं भास। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता है? तो दूसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। दूसरा और तीसरा दोनों सही। शाक्य मुनि या तथागत। क्लियर। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, तथागत भी कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब अगर बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में महावीर को नया पुत्र के रूप में वर्णित किया गया जिसका अर्थ है न्यास का पुत्र, जो संस्कृत में ज्ञाता के रूप में जाने वाले उनके वंश को संदर्भित करता है। बुद्ध के रूप में जाने वाले ऐतिहासिक व्यक्ति गौतम संस्कृत या गौतम पाली में वंश से संबंधित थे, पाली वंश से संबंधित है वो। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में उन्हें अक्सर शाक्य मुनि के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका अर्थ है शाक्य या ऋषि। ठीक है। नायपुत्र जो है मैंने आपको बताया कि महावीर को कहा जाता है, महावीर। क्लियर। महावीर को कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। धान्यकटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आंध्र। क्लियर। धान्यकट जिसे अमरावती के नाम से जाना जाता है एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र है जो महासंघिका संप्रदाय के तहत समृद्ध हुआ। ये भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के वर्तमान गुंटूर जिले में स्थित है। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित और स्मारक संरचना होती थी। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? बी, केवल 2। अब 2 इसमें से कौन सा सही है? कथन 1 तो गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 आपका सही है और कथन 3 सही। कथन 1 पे अगर चले तो स्तूप निर्माण की परंपरा बौद्ध पूर्व हो सकती है लेकिन वे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा के जितना क्वेश्चन ज़्यादा करके आप जाएंगे एग्जाम में उतना ही बेहतर आप परफॉर्म करेंगे। एक सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पढ़ के बहुत आदमी पढ़ता है लेकिन वो क्या करता है, क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जाता है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर परफॉर्म आप कर पाएंगे, उतना ही आपको क्लैरिटी होगी कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। तो 5वें का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं बल्कि शिलाओं, प्रवाहितों, जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं को की भी है जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। तो जैन परंपरा की बात है। जैन धर्म के अनुसार आत्माएं न केवल जंतु और पादपों जैसे जीवित प्राणियों में पाई जाती बल्कि पत्थरों में भी हैं। आत्मा पत्थर में भी है, शिलाओं में भी है, जल में भी है। आत्मा जैन दर्शन का मूल और मौलिक केंद्र है। क्लियर। सबसे ज़्यादा अहिंसा को लोग प्रमोट करते हैं। क्लियर। तो ये जो है पंचव्रत का भी फॉलो करते हैं। अब आपको बताना है ये एक तरफ स्थल है दूसरी तरफ
जिसके लिए वो जाना जाता है। छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 विकल्प सही होंगे। कौन कौन से सही होंगे? पहली चीज़ तो वेशनगर शैव गुफा मंदिर, ये युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है। शैव गुफा मंदिर है ना, बेसनगर मुख्य रूप से शैव गुफा मंदिर के लिए बिल्कुल नहीं जाना जाता। बेसनगर शैव गुफा मंदिर के लिए नहीं जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ये भारत के मध्य प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। बेसनगर एक ऐसा स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। क्लियर? पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना जाता है। और हेलियोडोर स्तंभ और अशोक स्तंभ सहित प्राचीन संरचनाओं के अवशेषों के लिए जाना जाता है। ठीक है। जो भाजा है ये बौद्ध गुफा मंदिर है, ये सही है आपका। तीसरा जो सित्तन वासल है ये जैन गुफा मंदिर है, ये भी सही है आपका। यानी 2 सही है, बाकी बेसनगर आपका पुरातात्विक स्थल है, ना कि शैव गुफा मंदिर। आगे चलते हैं हम लोग। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, ये सही नहीं है। पहला तो नहीं सही है, क्योंकि कौटिल्य के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्य रूप से खुद को बेचकर या युद्ध में बंदी बनाकर गुलाम बनाया जा सकता है। ऐसे अपने उसके न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप दास नहीं बना सकते। या तो आप उसको, वो खुद को आके बेचे तब आप उसको दास बनाइए, या किसी युद्ध में बंदी बना लें आप उसको दास आप बना सकते हैं। ऐसे किसी को आप दास नहीं बना सकते ज़बरदस्ती। दूसरा कथन आपका जो है सही है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग के पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है, बिल्कुल सही है। यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दास और स्वामी से पैदा हुई संतानें जब एक दास संतान को जन्म देती है तो माँ और संतान दोनों को स्वतंत्र माना जाएगा, उन्हें गुलाम नहीं माना जा सकता। तीसरा कथन है, यदि स्त्री दास का मालिक, समझिए ध्यान से, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। क्या ये सही है? तो ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है, उसको भी कानूनी हक मिलेगा भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। केवल 2 और 3 सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान वो जिस राज्य में हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। अब आप बताएं 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 2 युग्म सही हैं। कौन कौन से? युग्म 1 सही है, बिल्कुल उड़ीसा में है, धौली उड़ीसा में है। दूसरा बिल्कुल सही सुमेलित है, एर्रगुड्डी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, एर्रगुड्डी या एरागुड्डी किसी भी नाम से जाना जाता है। तीसरा आपका सही नहीं है, जौगड़। जौगड़ जो है वो कहाँ पर? मध्य प्रदेश में नहीं है, वो उड़ीसा में है। जौगड़ जो है वो उड़ीसा में है, जौगड़ उड़ीसा, जौगड़ उड़ीसा में है। क्लियर? कालसी कहाँ पर है? कालसी जो है वो कर्नाटक में नहीं है, कालसी आपका उत्तराखंड में है बच्चा। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कालसी उत्तराखंड, जौगड़ उड़ीसा, एर्रगुड्डी आंध्र प्रदेश, धौली उड़ीसा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस शासक ने इस शिलालेख के माध्यम से अपनी प्रजा को परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अपने संप्रदायों की निंदा करता है, वो अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये किसने कहा है? तो ये भैया अशोक ने कहा है। किसने कहा है? अशोक ने। अशोक मौर्य वंश के एक भारतीय सम्राट हैं। उन्होंने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर 268 ईस्वी से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। उन्होंने कलिंग जीतने के बाद अपने शासन के 90वें वर्ष में बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्लियर? अशोक के प्रमुख शिलालेख 12 में, 12वें शिलालेख
क्लियर। 12वें शिलालेख में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या फिर उसके प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अब अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वो अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। यानी अगर आप किसी भी धर्म से हैं, आप अपने धर्म को बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हो, दूसरे के धर्म की बुराई करते हैं, तो आप अपने ही धर्म को और ज़्यादा खराब कर रहे हैं। कोई भी धर्म, वही धर्म अच्छा होता है जिसके अंदर कमियों को सुनने की क्षमता हो और उसको रिफॉर्म करने की, उसमें सुधार लाने की भी जो है उसके अंदर एडॉप्टेशन की क्षमता हो, वही धर्म सही माना जाता है। 10वें का आंसर क्या होगा? 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अस्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। महासंघिक द्वारा बुद्ध के देवात्रोपण के महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। अब देख रहे हो भाई साहब किस तरह से वर्डिंग है इनकी। इसीलिए एंशिएंट हिस्ट्री सुबह रटो, रात भर रटो, सुबह सफ़ा। तो इसी का निजात, इसको निजात पाने के लिए हम इतना इस पे क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करा देंगे आपके एग्ज़ाम तक, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, पीसीएस हो, आरओआरओ हो, यूपी पीजीटी हो या नेट जेआरएफ हो, क्योंकि हिस्ट्री बदल नहीं सकती। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इन सब में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, इतिहास में कोई कुछ बदलाव नहीं हो सकता। जो इतिहास है वो इतिहास है, और क्वेश्चन भी घुमा फिरा के इसी तरह से हर एग्ज़ाम में बनते रहते हैं। तो 10वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही हैं। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है, बिल्कुल सही है। तीसरा, महासंघिक द्वारा बुद्ध के देवात्रोपण से ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। अब आपको एक चीज़ ये भी देखना है, जो ये लाइन है ये सबसे खतरनाक लाइन है, एग्ज़ाम में सबसे खतरनाक लाइन है। यहीं पर छोटा से लिख देते हैं कौन सा नहीं है, तो नहीं है तुरंत सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है या सही है या सही नहीं है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर? ये 10 प्रश्न हो गए। 10 प्रश्न में मैंने कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चंस और ज़्यादा उसमें जोड़े हैं, जो अलग अलग से मैंने बताए हैं। तो आप लोग उनको भी सुनते रहिएगा, जो ना समझ में आए उसको नोट करते रहिए। आप एक शॉर्ट कॉपी, छोटी सी कॉपी बना लीजिए, उसमें छोटा छोटा आप लिखते रहिए। 11वें का राइट आंसर आप सभी को बताना है क्या होगा, और अच्छा लगे तो सेशन को शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे भाई। 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 11वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधित्व तथा प्रशस्त पथा प्रशस्त हुआ। यानी ज्ञान और निर्वाण प्राप्त करने के लिए चौथा आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग एक बौद्ध अनुयायी को अभ्यास कराने के तरीके और अनुसरण करने का मार्ग प्रदान करता है। क्लियर? इन गुणों को बोधिसत्व पथ के संदर्भ में दक्षिणी परंपराओं में परामिस या सिद्धि और पूर्वी और उत्तरी परंपराओं में पारमिता कहा जाता है। चलो हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ें। निम्न पर आपको विचार करना है, बताना है इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो लगभग 563 ईसा पूर्व में पैदा हुए सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों और आधारित विभिन्न परंपराओं, विश्वासों और आध्यात्मिक प्रथाओं को शामिल करता है। तो 12वें का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा डी, 1, 2 और 3। बुद्ध का देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति पूजा और अनुष्ठान। ठीक है, बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया है, महायान और हीनयान। क्लियर? अब आपको आगे बताना है। निम्नलिखित में से किस उभादार मूर्ति शिल्प या रिलीफ स्कल्पचर
शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है। इजी है, काफ़ी इजी है। तो 13वें का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। कंगनहल्ली, कंगनहल्ली में राण्यो अशोक या राजा अशोक उल्लिखित है। ठीक है, तो कंगनहल्ली पहली शताब्दी ईसा पूर्व में 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। ये वह स्थल है जहाँ एक प्राचीन बौद्ध महास्तूप स्थल पाया गया। ये कर्नाटक में एक स्थल है जिसमें ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख है और इसी में राणा अशोक या राण्यो अशोक या राजा अशोक कहा गया है। क्लियर। सबसे पहले मास्की इंस्क्रिप्शन या मास्की अभिलेख में अशोक को जो है क्या कहा गया है, देवा नाम पियदसी नाम लिखा मिलता है। उसी में सबसे पहला अशोक नाम लिखा मिलता है, देवा नाम पियदसी अशोक। तो सबसे पहले अशोक नाम कहाँ पे लिखा है, तो मास्की इंस्क्रिप्शन या मास्की अभिलेख में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, जैन धर्म से। ठीक है, स्थानकवासी श्वेतांबर जैन धर्म का एक संप्रदाय है। किसका है? श्वेतांबर। श्वेतांबर और पीतांबर दो, श्वेतांबर और दिगंबर दो इसके संप्रदाय हैं। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं, वो कोई वस्त्र ही नहीं धारण करते वो। क्लियर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए महान, जिनमें से अंतिम भगवान महावीर हैं। जैन व्यवस्था को 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित किया गया है, दिगंबर और श्वेतांबर। चलो आगे हम लोग चलते हैं। 15 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, भारत के इतिहास संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जिसे अभी दुनिया को बचाने के लिए आना शेष है। अच्छा, भावी बुद्ध। तो 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मैत्रेय। मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा जाता है। हर धर्म में, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुज़म हो, सब में कहा गया कि भाई अभी कोई ना कोई और आएगा जो इस पृथ्वी का उद्धार करेगा। यानी कुल मिला के शुरुआत और अंत सबने एक जैसा माना है, एक जैसा प्रेडिक्ट किया है। क्लियर। अब आपको बताना 16वां नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑफकोर्स सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय। क्या ये सही है? नहीं सही है, बिल्कुल नहीं सही है। दूसरा, सर्वाश्रितवादियों की मान्यता थी कि परघटना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ये सही है। पहला क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो सौत्रांतिक और समिति है ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं भैया। ये आपके बौद्ध धर्म से संपर्क रखते हैं या फिर बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। ठीक है। और जो धर्म के 2 केंद्रों में है, सौत्रांतिक विद्यालय हीनयान धर्म से संबंधित है और जो आपका समिति है ये आपका किससे है? महायान से। क्लियर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक की शिलालेखों की सबसे पहले व्याख्या की थी? आपको जेम्स प्रिंसेप, देखते ही मार दो, जेम्स प्रिंसेप। 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों की व्याख्या करी थी। मतलब कुल मिला के अंग्रेजों ने ही भैया हमारे इतिहास का पता लगाया है किसी तरह से कि हमारा भी कोई प्राचीन इतिहास था, नहीं तो सब दबा पड़ा हुआ था, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिटिश अंग्रेज इस चीज़ के लिए। 18 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के केंद्र में है। गलत है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व एक आदर्श है, महायान में, हीनयान में नहीं। ये बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट महायान में ही, ध्यान रखना।
बोधिसत्व एक करुणामयी व्यक्ति है जो आत्मज्ञान की ओर अग्रसर है। ये सही है। बोधिसत्व अपने स्वयं के उद्धार को प्राप्त करने में देरी करता है ताकि सभी तत्वों को उनके मार्ग में मदद की जा सके। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। चलिए 19वां प्रश्न स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? तो 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, केवल 3 और 4, कौशल और मगध, ये बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे। क्लियर? बाकी जो आपका मगध, कौशल, वैशाली, वज्जी, ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं। अवंती का जो सीधा संबंध है बुद्ध के जीवन से नहीं था। कौशल के राजा प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे और पाली ग्रंथों में अक्सर इनका उल्लेख मिलता है। कौशल और मगध वैवाहिक संबंधों के माध्यम से जुड़े हुए थे। बुद्ध अपने दर्शन की शिक्षा देते हुए कौशल और मगध के राज्यों के कस्बों और गांवों में घूमते रहे। गांधार का सीधा संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं है। मौर्य साम्राज्य के विस्तार के माध्यम से गांधार को बहुत बौद्ध प्राप्त हुआ। विशेष रूप से अशोक के शासन काल के दौरान यह और ज़्यादा प्रगाढ़ हुआ। तो मैंने आपको बता दिया गांधार वगैरह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? फिर वही क्वेश्चन है ना। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेम क्वेश्चन है, कौशल और मगध। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आपको बताना है। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा है कि स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। ये 4 ऑप्शन है आपके पास में। चार ऑप्शन है आपके पास में, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। क्लियर? 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। बौद्ध धर्म एक धर्म और दर्शन है, बुद्ध की शिक्षाओं से विकसित हुआ है 6वीं और 4वीं शताब्दी में, वी ऑल नो दैट। ठीक है, तो इसका तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। चलो आगे चले हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांतों पर लागू होता है? अब जैन के हिसाब से अगर बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप लोगों को बताना है, कर्म का नाश करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है तपस्या करना। ये भी सही है। प्रत्येक वस्तु यहाँ तक कि सबसे छोटे कण में भी एक आत्मा होती है। बिल्कुल सही है। कर्म आत्मा का अभिशाप है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। तीनों सही, यानी 1, 2, 3 आपका तीनों विकल्प आपका सही है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑफकोर्स दूसरा और तीसरा, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। कर्मकांडों को इन्होंने त्यागा और वेद प्रमाण के प्रति इनकी आस्था नहीं थी। क्लियर? तो ये जो है बौद्ध धर्म में ज़्यादा था। चलो आगे चले हम लोग। चौबीस नंबर का प्रश्न आपको बताना है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये किसका प्रतीक है? जिसको राहुल गांधी दिखा भी रहे थे, है ना, जिस मुद्रा की बात कर रहे थे, हस्त मुद्रा बता रहे थे वो वहाँ पर पार्लियामेंट में। तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी,
मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, यही है। भगवान बुद्ध की एक हस्त मुद्रा दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। इस मुद्रा में दाहिने हाथ की सभी पांचों अंगुलियों को धरती को स्पर्श करने के रूप में दर्शाया गया है। मुद्रा की ये मुद्रा बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान उदय के समय बुद्ध की मुद्रा का वो प्रतीक है जब उन्होंने पृथ्वी की देवी अस्थावर को अपने ज्ञान प्राप्ति का साक्षी बनने के लिए आवाहन किया। यानी अपनी सुचिता और साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आवाहन है ना, इसके लिए इसका प्रतीक है जो उनकी हस्त मुद्रा है जो धरती पर रखे हुए दिखाई जाती है। 25 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्राचीन भारत देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑफकोर्स श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। बिल्कुल सही। श्रेणी का अपने सदस्यों पर अधिकार होता था। तो दूसरा और तीसरा सही है ना, ये पहला गलत है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे हम लोग चलें, 26 की तरफ आगे बढ़ें। जैन दर्शन के अनुसार स्पृष्ट की रचना एवं पालन पोषण आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो फाइनली ये 26 क्वेश्चन हो गए गाइस, है ना। आप लोग इसको शेयर करो और मुझे बताओ, है ना, कि कैसा लग रहा है आप सभी को लेक्चर। अगर कुछ इसमें संशोधन करना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जो भी डाउट है या कुछ ऐसे टॉपिक से जो आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, तो ज़रूर से मैं उस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट में लेके आऊँगा। बस आप सभी लोग इससे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।